अक्सर ये लोग सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर मानसिक बीमारियों की कोई एक्सपायरी डेट होती भी है या नहीं होती है, और मानसिक बीमारियां कब तक ठीक होती हैं, इसको ठीक करने में कितना समय लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको इसी विषय पर आपसे बातचीत कर लूं और आपको बता दूं कि आखिर कितने सेशंस में, कितने समय में और कितनी दवाइयों से या बिना दवाइयों के आप कितने समय में ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमने ये देखना है कि कोई व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है तो वो कितने समय में ठीक होगी, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बीमारी आखिर किस कारण से हुई है। अगर बीमारी का कारण जेनेटिक्स है, अनुवांशिकता है, यानी कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी आई हुई है, तो जाहिर सी बात है उस बीमारी को ठीक करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय खर्च होगा और इसके अंदर हम लोगों को हो सकता है मेडिसिन की भी ज़रूरत रहे, साइकोथेरेपी की ज़रूरत भी रहे, काउंसलिंग की ज़रूरत भी रहे और कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत भी रहे। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी केवल और केवल मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तो तब हमें यह देखना होता है कि वह बीमारी किस उम्र में हुई है। अगर कोई बीमारी बहुत छोटी उम्र में हुई है तो उसका प्रोग्नोसिस यानी कि उसके ठीक होने की संभावना को थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को बीमारी 40-50 साल के बाद हुई है तो तब उस बीमारी की ड्यूरेशन कुछ अलग रहती है। तो चलते हैं बात करते हैं इसी विषय के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी जेनेटिक्स के कारण हुई है, यानी आनुवांशिकता के कारण आई है, उसके डीएनए में, उसके जेनेटिकल मेकअप में वो बीमारी है, तो जाहिर सी बात है कि उसे ठीक करने पे हमें एक लंबा समय खर्च होगा। ना केवल लंबा समय खर्च होगा बल्कि उसके अंदर हो सकता है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ उसको दवाइयों की आवश्यकता भी हो। पहली बात। दूसरी, बीमारियों का होने का जो बड़ा कारण होता है वो न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेस होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स बहते हैं, जैसे कि डोपामिन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बहते हैं। इनका इम्बैलेंस होने से भी कई बार बीमारी हो जाती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये बीमारी का कारण है या बीमारी का इफेक्ट है। मतलब बीमारी इन केमिकल्स के इम्बैलेंस के कारण हुई है या बीमारी के कारण इम्बैलेंसेस पैदा हुए हैं। यहां पर एक बात आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो किसी भी चीज का इंपैक्ट आता है उसे कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम खर्च होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने न्यूरल पाथवेज में कोई भी बदलाव करना है तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने का समय चाहिए होता है। अगर आप जिंदगी में कोई बदलाव करना चाहते हैं, अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, किसी बीमारी से अपने आप को हमेशा से हटा लेना चाहते हैं, आपको धैर्य से काम करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट जो आपको दवाइयां कहते हैं या मनोवैज्ञानिक जो आपको एक्सरसाइजेज बताते हैं, जो आपके साथ काउंसलिंग की जाती है, उसको कम से कम 1 से 2 महीने का समय चाहिए होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो जेनेटिकल मेकअप के कारण नहीं हुई होती हैं, वो न्यूरोबायोलॉजिकल केमिकल्स के कारण नहीं हुई होती हैं। कई बार वो प्योरली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण हुई होती हैं, स्ट्रेस के कारण हुई होती हैं, टेंशन के कारण हुई होती हैं, घर के माहौल के कारण हुई होती हैं या हमारे सोचने के तरीके के कारण हुई होती हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है, अगर उस बीमारी को ठीक करना है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आखिर स्ट्रेसर क्या है। अगर वहां पे वो स्ट्रेसर लगातार बना हुआ है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि चप्पल के अंदर या जूते के अंदर कोई कील आ जाए और जख्म हो जाए पैर में, तो हम पैर का जख्म तो ठीक कर रहे हैं लेकिन वो कील अभी भी ज्यों का त्यों वहां पर है, तो तब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है जब तक वो कील ना निकाला जाए। इसलिए कई बार मनोवैज्ञानिक कारणों से जब होता है तो हमें उस व्यक्ति के पूरी पर्सनैलिटी का, उसकी पूरी सराउंडिंग्स का, उसकी पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखना होता है कि आखिर इसमें स्ट्रेस आ कहां से रहा है। जब हमें एक बार पता चल जाता है कि स्ट्रेस इस कारण से है तो फिर हम उस स्ट्रेस को या तो रिमूव करने की कोशिश में रहते हैं, और अगर वो ऐसा स्ट्रेस है कि वो रिमूव नहीं हो सकता है तब हम क्लाइंट को या पेशेंट को सोचने का नजरिए बदलने के बारे में कहते हैं। याद रखिएगा, मानसिक बीमारियों के 4 कारण होते हैं। पहला कारण प्राइमरी कॉज होता है, बड़ा प्रमुख कारण होता है। दूसरा सेकेंडरी कॉजेज होते हैं। तीसरे प्रेसिपिटेटिंग कॉज होते हैं और चौथे रेनफोर्सिंग कॉज होते हैं। जो प्राइमरी कॉज होता है ये मुख्य रूप से किसी बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है।
ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, सोचने का तरीका भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर होते हैं सेकेंडरी कॉजेज, ऐसे कारण जो कि प्रमुख तो नहीं होते हैं लेकिन वो प्रमुख को सपोर्ट करने का काम कर रहे होते। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी हो गई, मान लीजिए किसी को डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन होने का कारण हमें यह पता चला कि उसके अंदर उसके जीवन साथी के साथ उसकी अनबन है, इसके कारण उसको ये बीमारी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी नौकरी भी छूट गई है, तो ये एक किस्म से सेकेंडरी फैक्टर का काम कर रही है। और फिर तीसरा कारण होता है प्रेसिपिटेटिंग कॉज, मतलब बीमारी ऐसे नहीं आती है, बीमारी होने का भी एक बहाना बन जाता है। बीमारी अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर, बॉडी के अंदर काम कर रही होती है धीरे धीरे, और फिर एक दिन कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जिससे वो बीमारी एकदम उभर कर सामने हो जाती है, आ जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। तो वो जो कॉज बनता है, वो जो मुख्य कारण बनता है, उस समय उसे हम प्रेसिपिटेटिंग कॉज बोलते हैं कि उस कारण के कारण ये बीमारी हो गई, जबकि उस बीमारी का कारण बहुत सारे प्राइमरी फैक्टर, बहुत सारे सेकेंडरी फैक्टर दिमाग में रहते हैं। फिर आते हैं रेनफोर्सिंग फैक्टर, मतलब कोई व्यक्ति ठीक तो हो गया या ठीक होने की कोशिश कर रहा है या वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं या वो जो एलिमेंट्स उसकी ज़िंदगी में हैं वो ऐसे हैं कि वो उसे अभी भी बीमार बने रहने पर मजबूर कर रहे हैं, उसको रेनफोर्स कर रहे हैं। तो इनको हम रेनफोर्सिंग फैक्टर्स कह सकते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स कह सकते हैं। तो आपने ये समझना है कि जब तक ये पूरा तालमेल नहीं समझते हैं तब तक ये कहना भी आसान नहीं होता है कि कौन से व्यक्ति को उसकी मानसिक बीमारी से छुटकारा कब मिलेगा। कई बार मानसिक बीमारियों का कारण जो है वो सोचने का नजरिया होता है, जिसे हम कॉग्निटिव स्टाइल बोलते हैं। हमारे सोचने का नज़रिया बहुत हद तक हमें बीमार बनाने में हमारी सहायता करता है। इसलिए अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी थेरेपीज़ का इस्तेमाल करके सोचने के नज़रिए को बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि सोचने के नज़रिए को बदलने में कम से कम 4-5 महीने का समय लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति CBT ले रहा है या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल कर रहा है या अपने सोचने का नज़रिया खुद ही बदलने की कोशिश कर रहा है, तो ये समझिएगा कि उसे इस काम में 5-6 महीने का समय आमतौर पर लग जाता है। अगर किसी बीमारी का प्रोग्नोसिस देखना है तो ये भी देखना होता है कि वो बीमारी आखिर है क्या, वो किस कैटेगरी की बीमारी है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी जो है वो आमतौर पे उनका ऑनसेट जो है वो छोटी उम्र में हो जाता है, लगभग 13-14 साल की उम्र के अंदर बच्चों को ये होना शुरू हो जाता है और 22-23 साल की उम्र में फुल ब्लोन ये बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर छोटी उम्र में कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज करने में हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है। और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है उसका प्रोग्नोसिस कुछ इस प्रकार से है कि उसका इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसी तरीके से अगर बात करें OCD की, तो OCD का इलाज भी करने में कम से कम 2-3 महीने का समय लग जाता है। और अगर बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन के अंदर भी हमें इतना ही समय चाहिए होता है। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें नहीं हैं। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर सभी सर्कमस्टेंसेस ठीक हो, अगर वो व्यक्ति सही ढंग से एक्सरसाइजेस कर रहा है, अगर उसे मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो मेडिसिन भी ले रहा है और लाइफस्टाइल की चेंजेस भी कर रहा है, ये मैं उन हालात में बता रहा हूँ। वो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पे ये नियम लागू हो। अच्छी बात यह है कि आजकल हर मानसिक बीमारी का इलाज है। अब आप समझिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं 15 साल से 20 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। देखिएगा, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि आज की तारीख में हर मानसिक रोग को ठीक करने के लिए आपको साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की साथ में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आप सिर्फ डॉक्टर के पास दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आपको दवाई के साथ साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि दवाइयों से आपको एक न्यूरोबायोलॉजिकल स्तर के ऊपर हेल्प मिल जाती है, आपके केमिकल्स को भी हेल्प मिल जाती है, लेकिन आपका सोचने का नज़रिया, आपका देखने का नज़रिया, आपका लाइफस्टाइल, ये सब कुछ चेंज करने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आपको कोई बीमारी है तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर उसमें आपको दवाई की ज़रूरत है तो साथ में दवाई भी खाइएगा, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग भी लीजिएगा, साइकोथेरेपी भी लीजिएगा। और अगर आपके मनोवैज्ञानिक आपको कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, तो आपने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है।
और अगर आपको किसी और तरीके की पैथी से भी फायदा हो रहा है तो आप उसको भी साथ में ले सकते हैं, किसी बात की कोई मनाही नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरी हमेशा ये सोच रहती है कि जो व्यक्ति मिले वो ठीक होना चाहिए, उसके लिए हम रास्ता चाहे कोई भी अपनाएं। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि कोई बीमारी कब ठीक हो गई, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, बीमारी किस कैटेगरी की है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो किस कारण से हुई है। नंबर 3, आप अपने जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, क्या मेडिकेशन की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, क्या वो आप समय पे ले रहे हैं, और फिर आप खुद कितने प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पे निर्भर करता है कि आप मानसिक रोग से कब छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका रह गई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इसी जगह पे इनबॉक्स के अंदर जाकर आप मैसेज दे सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी से जल्दी भेज दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।